स्टूडेंट्स, कल हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पढ़े थे और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कई प्रकार पढ़े थे। हमने 2-3 तरीके से बताया था प्रकाश उत्सर्जन संभव है, लेकिन कई तरीके से बताने के बाद हम एक पर बहुत चर्चा किए थे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम में। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा चर्चा किए थे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर चर्चा किए भी थे और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का उत्पत्ति भी बता दिए थे कि कहाँ से कैसे हुआ। आज हम तुम लोगों को बताएंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। आज प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के 4-5 नियम हैं या पॉइंट हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो लेनार्ड और मिलिकन का प्रयोग था। लेनार्ड और मिलिकन के प्रयोग के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के 4-5 पॉइंट लिए गए थे, जिनको हम आज बताएंगे। तो लेनार्ड और मिलिकन के प्रयोग से जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी नियम आए थे, उनमें उनके पहला पॉइंट था कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला पॉइंट था कि धातु के सतह से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला पॉइंट था ये। लेनार्ड तथा मिलिकन के प्रयोग से ये जो पहला पॉइंट निकल कर आया था, ये बहुत कीमती था कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत कीमती रिजल्ट था। पिछले वीडियो में हम तुम लोगों को समझाए थे कि किसी धातु की सतह से, मान लो ये कोई धातु है, इस धातु की सतह पर जब कोई किसी आवृत्ति का व उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगते हैं। तो इसी पर पहला पॉइंट है, पहला प्रॉपर्टी नियम था कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा अधिक तीव्रता का प्रकाश धातु की सतह पर पड़ेगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जितनी कम तीव्रता का प्रकाश पड़ेगा इसकी सतह पर, उतने ही कम इलेक्ट्रॉन इसकी धातु की सतह से बाहर निकलेंगे। इसका मतलब सीधा ऐसे समझो, इसके लिए सबसे अच्छा ये एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं, ये देखो क्या था कि जितना ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश पड़ेगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। जितना कम तीव्रता का प्रकाश पड़ेगा, उतना कम इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल देखो, एक सिंपल मतलब कोई एग्जांपल बहुत ज़्यादा फिट नहीं है, लेकिन इसको सिंपल सा समझो। जैसे सोलर पैनल है, सोलर पैनल पर एकदम सुबह जब सूर्य निकल रहा है, हल्का सा उजाला हुआ है, क्या उस उजाले से सोलर पैनल तुमको कोई करंट दे पाता है? तो तुम लोग अगर इसको ध्यान से देखो कि उस हल्का सा सूर्य के उजाला होने से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है, उससे तुम्हारा सोलर पैनल करंट नहीं दे पाता है। इसका रीजन यही है कि एकदम सुबह में जब सूर्य निकल रहा था, उदय हो रहा था, तो उस सूर्य के प्रकाश की तीव्रता इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कम था तो धारा थोड़ा सा
बहुत कम था। लेकिन अगर वही सूर्य थोड़ा सा दिन हो जाता है, उजाला हो जाता है, तो ध्यान से हम लोग देखते हैं कि बहुत तेज़ी से करंट मिलने लगता है। थोड़ा सा उजाला हो जाने के बाद मतलब जो करंट होता है वो तेज़ी से मिलने लगता है। इसका कारण ये था कि जब सुबह में जो उजाला हुआ था उसमें प्रकाश की तीव्रता कम थी, जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कम हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे सूर्य मतलब प्रकाश बढ़ा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ी, और प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर अधिक हो गई। बात समझ में आई? तीव्रता का मतलब सीधा सा था ना कि जो प्रकाश है उसकी तीव्रता जितना ज़्यादा बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर उतनी अधिक होगी। प्रकाश की तीव्रता जितना कम रखोगे इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर उतनी ही कम होगी। दूसरा नियम था, जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दूसरा पॉइंट क्या है? निर्भर नहीं करती है। निर्भर नहीं करती है, इसका मतलब क्या है? हम क्या तुम लोगों को पढ़ाए कि जितना ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश पड़ेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना था वही होगा। लेकिन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो अब तीसरा, गतिज ऊर्जा पर कब प्रभाव पड़ेगा? जब हम प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाएंगे। आवृत्ति का मतलब न्यू। आवृत्ति का मतलब क्या? न्यू। पहला नियम हो गया, उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्रमानुपाती होता है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। और तीसरा पॉइंट होता है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो आपतित प्रकाश है ना, यहाँ आपतित जोड़ दो तो अच्छा है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर तुम आवृत्ति को बढ़ाओगे, अगर प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और चौथा पॉइंट था इसमें, चौथा पॉइंट था प्रकाश के धातु की सतह पर पड़ने में और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में बीच का जो टाइम होता है वो 10⁻⁹ सेकेंड का होता है। वो कितने सेकंड का होता है? 10⁹ सेकंड का होता है। माइनस में पांचवा पॉइंट होता है, प्रकाश के आपतित होने, प्रकाश के आपतित होने और प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच, के उत्सर्जित होने के बीच 10⁻⁹ सेकेंड का समय लगता है। तो पहला काम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के जो ये 4-5 नियम थे, इन 4-5 नियम को हम लोग पढ़ लें। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के 4-5 नियम क्या थे? कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब अगर हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ती है, ना कि गतिज ऊर्जा।
तो दूसरा पॉइंट यही है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवृत्ति तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। लेकिन अगर आवृत्ति बढ़ाएं हम प्रकाश की तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए तीसरा पॉइंट है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, जो ये प्रकाश पड़ रहा है, आपतित प्रकाश जो प्रकाश पड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, उसके बीच 10⁻⁹ सेकेंड का टाइम लगता है। ये तो था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम, जो एक नंबर में पूछता रहता है। अब इसके बाद जो हम लोगों का अगला टॉपिक है वो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण, जिसको हम लोगों के बुक में लिखा है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्या आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है, आइंस्टीन का, अगला टॉपिक हम लोगों का आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है, इससे हम लोगों का न्यूमेरिकल बहुत सॉल्व होगा। अगला टॉपिक क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की जो व्याख्या है वो मैक्सवेल के प्लांक क्वांटम थ्योरी के आधार पर है। पहला काम तो हम लोग यही समझ लेते हैं कि जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है ना, वो मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर है। हम इसकी चर्चा थोड़ा सा इस चैप्टर के इसके पहले वाले वीडियो में हम किए थे। हमने कहा था मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी कहती है कि प्रकाश सतत रूप से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। हम लोग पिछले टॉपिक में ऐसा पढ़ चुके थे कि अगर हम मैक्सवेल का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ते हैं, मैक्सवेल का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमको पता चलता है कि प्रकाश वेव नेचर में है। लेकिन जब हम मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि प्रकाश जो है वेव नेचर में ना होकर पार्टिकल नेचर में है, फोटानों के रूप में, जिन्हें हम लोग कहते हैं फोटान। और प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा है, प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा E=hν है। जहाँ ये जो h है ना, ये प्लांक नियतांक है। ये क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। और ये जो न्यू है ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। तो इतनी चीज़ें हम लोग तो पहले ही लेक्चर में समझ लिए थे कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में आता है, जिन्हें हम फोटान कहते हैं। और प्रत्येक फोटान की जो एनर्जी होती है वो hν होती है, जहाँ h प्लांक नियतांक है और h जिसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। और न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है जो उस धातु की सतह पर पड़ रही है। ये जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण था उसमें पहले यही चर्चा हुआ है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण में ये माना लिया गया कि अगर हम मैक्स के प्लांक क्वांटम थ्योरी को माने तो प्रकाश का जो उत्सर्जन है, प्रकाश में जो ऊर्जा है वो सतत रूप से ना हो करके ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होती है, जिसकी ऊर्जा hν, 2hν, 3hν, 4hν डैश 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 होती है।
मतलब वो इंटीजर के मल्टीपल में होती है। जो किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है ना, वह सतत रूप से ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में होती है, जिसे हम लोग फोटान कहते हैं। उस फोटान की ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू होती है। वो जो फोटान की ऊर्जा है ना, वो एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू डैश डैश इस तरीके से हो सकती है। ये तो मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी सिद्ध की। यानी कि मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या सिद्ध करती है कि प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा का उत्सर्जन सतत रूप से ना होकर के ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में होती है, जिसकी ऊर्जा क्रमशः एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू, nh न्यू के टर्म में हो सकती है। इसको आइंस्टीन ने अपने समीकरण में यूज में कैसे किया, बहुत सोचने का टॉपिक है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण में ये माना जाता है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में ये माना जाता है कि अगर ये कोई धातु की सतह है, ये कोई धातु की सतह है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये धातु की सतह पर जब फोटान आपतित होता है किसी उपयुक्त आवृत्ति का, तो ये फोटान धातु की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और यही एक थोड़ी सी बहुत जरूरी टॉपिक को समझने का जरूरत है। जब ये फोटान धातु की सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है, तो ये फोटान किसी एक ही इलेक्ट्रॉन के द्वारा ले लिया जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फोटान धातु की सतह पर तो पड़ता है, लेकिन वो सतह पर एक समान रूप से वितरित ना हो करके किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। देखो, हम पहले ये तुम लोगों से कहे कि एक समान रूप से वितरित हो जाता है, फिर क्या कह रहे हैं, एक समान रूप से वितरित ना होकर किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि फोटान एक जगह ही पड़े। फोटान पूरे धातु की सतह पर अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर पड़ेंगे, लेकिन वो फोटान धातु की संपूर्ण सतह में फैलेगा नहीं, बल्कि एक फोटान किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ले लिया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से अगर समझें तो ये समस्या ठीक इसी तरीके से है ना, कि जैसे मान लो एक क्लासरूम में ढेर सारे स्टूडेंट हैं, वो ढेर सारे स्टूडेंट को हम इलेक्ट्रॉन मान ले रहे हैं। किसी एक क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को, इन स्टूडेंट को मान लो हमको बिस्किट बांटना है, तो हम बिस्किट बांटने के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि पैकेट को फाड़कर उसमें से बिस्किट निकाल कर देंगे, नहीं। हमको बिस्किट को एक पैकेट एक स्टूडेंट को दे देना है। एग्जाम्पल के तौर पे, चाहे वो पैकेट 2 रुपए का हो, चाहे वो पैकेट 5 रुपए का हो, चाहे वो पैकेट 10 रुपए का हो, पैकेट के साइज से मुझे मतलब नहीं है। मुझे सीधा सीधा क्या मतलब है, एक पैकेट एक स्टूडेंट को दे देना है। अब मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट 2 रुपए वाले बिस्किट का एक पैकेट पाया है, तो उसको हम 2 पैकेट नहीं देंगे, नहीं। एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक स्टूडेंट एक बिस्किट का पैकेट, चाहे वो 2 रुपए का पैकेट हो, चाहे वो 5 रुपए का पैकेट हो, चाहे 10 रुपए का पैकेट हो, मुझसे इससे नहीं मतलब है। मुझसे बस इतने से मतलब है, एक स्टूडेंट को एक पैकेट बिस्किट देंगे, अब उसके हिस्से में कुछ भी आया। ठीक इसी तरीके से ये जो फोटान आपतित होते हैं, कोई भी एक फोटान किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही फोटान 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा ले लिया जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन के द्वारा ले लिया जाएगा, या एक ही इलेक्ट्रॉन के द्वारा कई फोटान ले लिया जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसको आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब धातु की सतह पर कोई h न्यू आवृत्ति का फोटान आपतित होता है ना, तो वह फोटान किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।
और जब वो फोटॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कोई धातु की सतह है, इस धातु की सतह में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, इस धातु के पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। कोई h न्यू एनर्जी का फोटॉन आपतित हुआ, तो इस फोटॉन को हम मानते हैं कि सब फ्री इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हैं, सब इसको लेने का प्रयास करेंगे, फिर भी ये फोटॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये h न्यू एनर्जी का फोटॉन क्या होगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। इन h न्यू एनर्जी का फोटॉन क्या कर लिया, कोई इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लिया। अब क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को अवशोषित कर लेगा तो इस h न्यू एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धातु की सतह से बाहर आएगा। धातु की सतह से कहाँ आएगा, यहाँ बाहर। जब ये फोटॉन को इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो धातु की सतह से बाहर आएगा। धातु की सतह से बाहर आने में उसको कुछ कार्य करना पड़ेगा। हमने मान लिया वो कार्य W है, वो कार्य क्या है, W है। तो इस W कार्य करने के लिए वो बाहर से एनर्जी नहीं लेगा। ये जो h न्यू एनर्जी का फोटॉन मिला है ना, इस h न्यू एनर्जी का फोटॉन का कुछ भाग W वो कार्य के रूप में व्यय कर देगा और धातु की सतह पर आ जाएगा। उसको h न्यू एनर्जी मिला, W वर्क तो धातु की सतह तक आने में खर्च कर दिया, तो उसको और कितनी एनर्जी बची, जो एनर्जी बची वो h न्यू माइनस कितनी बची, W बची। ये जो एनर्जी बची ना, इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर धातु की सतह से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। धातु की सतह से बाहर चला जाएगा अर्थात क्या होगा, उत्सर्जित हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? ये आइंस्टीन का थ्योरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी धातु की सतह पर कोई उपयुक्त आवृत्ति का फोटॉन आपतित होता है तो वह फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उस फोटॉन को अवशोषित करने के बाद h न्यू एनर्जी का कुछ भाग वो W कार्य के रूप में व्यय कर देता है धातु की सतह तक आने में, और शेष बची ऊर्जा को लेकर गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर धातु की सतह से क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है, जिसके लिए ये इक्वेशन बनता है। अगर हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक करें, तो देखो क्या होगा। मान लो ये कोई धातु की सतह है, इस धातु की सतह में के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और कोई h न्यू एनर्जी का फोटॉन आपतित होता है। तो हम लिखेंगे क्या, माना न्यू आवृत्ति का कोई प्रकाश फोटॉन, माना न्यू आवृत्ति का फोटॉन धातु की सतह पर आपतित होता है तो यह फोटॉन किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इस ऊर्जा का कुछ भाग कार्यफलन W के रूप में व्यय हो जाता है। शेष बची ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर
गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाता है। अर्थात हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जब धातु की सतह पर h न्यू एनर्जी का फोटॉन पड़ेगा तो इसका कुछ भाग वो ऊर्जा के रूप में वे कर देगा और शेष बची ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में थोड़ा सा शायद एक टॉपिक हम छोड़ दिए, ध्यान नहीं दिए, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, अगर मेरे प्रकाश फोटॉन की आवृत्ति देहली आवृत्ति के ठीक बराबर हो तो वह केवल कार्यफलन के रूप में ही व्यय हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा नहीं दे पाता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गतिज ऊर्जा नहीं दे पाता है। तो उसी को लिख रहे हैं नीचे, यदि आपतित प्रकाश फोटॉन की आवृत्ति देहली आवृत्ति के ठीक बराबर हो, देहली आवृत्ति को न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं, न्यू जीरो के ठीक बराबर हो तो वह इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा नहीं दे पाता है। तो इलेक्ट्रॉन को वह गतिज ऊर्जा नहीं दे पाता है, और अगर वो गतिज ऊर्जा नहीं दे पाता है इसका मतलब ये हुआ कि ई के क्या होगा, जीरो होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा नहीं दे पाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ई के इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर हम इस दोनों वैल्यू को समीकरण 1 में रख दें, अतः समीकरण 1 से एच न्यू इज इक्वल टू डब्लू की वैल्यू, डब्लू यहाँ ध्यान दो, एच न्यू के ठीक बराबर हो तो इसका मतलब एच न्यू के बजाय क्या लिखे, एच न्यू जीरो देहली आवृत्ति के बराबर है, डब्लू प्लस गतिज ऊर्जा कितनी है, जीरो। डब्लू का मान कितना आ गया, एच न्यू जीरो। अगर हम यह मान समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 है एच न्यू इज इक्वल टू डब्लू और प्लस क्या ई के, डब्लू की वैल्यू कितनी है, एच न्यू जीरो और प्लस ई के। अगर हम यहाँ से ई के इज इक्वल टू निकालना चाहें तो ई के इज इक्वल टू होगा एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो ये ई के क्या है, वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है उसकी गतिज ऊर्जा है, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, न्यू क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, और न्यू जीरो क्या है, आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति। ये ई इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं। यदि फोटो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम व वेग v हो तो गतिज ऊर्जा को हम जानते हैं हाफ यम वी स्क्वायर होता है। हाफ यम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। एच कॉमन मिल सकता है, न्यू माइनस न्यू जीरो इज इक्वल टू हाफ यम वी स्क्वायर है। चाहे इसको हम ले लें चाहे इसको ले लें, ये दोनों मेरे आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण हैं। इस तरीके से आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़े। 2 टॉपिक क्या था,
पहला था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में जनरली 4 नियम थे। पहला नियम था कि आपतित प्रकाश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता हम जितना बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उतना तेजी से होगा, आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी हम घटाएंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर उतनी कम होगी। दूसरा था कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा नियम क्या था, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर ना निर्भर करके आवृत्ति पर निर्भर करती है, अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। चौथा नियम था फोटॉन के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच 10⁻⁹ सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद आइंस्टीन ने मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी यूज की और मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को यूज करके उन्होंने बताया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन होता है एक फोटॉन को अवशोषित करता है, उसकी गतिज ऊर्जा EK = hν - hν0 होती है या हाफ mv0² = hν - μ0 होता है। इस तरीके से इतनी चीज़ें थी। कल 2-3 छोटे टॉपिक बचे हैं अभी, जैसे निरोधी विभव हुआ, कार्यफलन हुआ, देहली आवृत्ति हुआ। इन सब छोटे पॉइंट पर हम चर्चा करके कल हम इस चैप्टर के इनसे आधारित न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।